वेलकम टू बियॉन्ड नॉइस। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और कह सकते हैं संवेदनशील सवाल पर गौर कर रहे हैं। पिछले साल जब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ को घटाकर 0 कर दिया गया तो एक हंगामा मच गया। 0%? हाँ, 0। मतलब अगर किसी ने परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स भी स्कोर नहीं किए हैं तो वो पीजी मेडिकल सीट के लिए एलिजिबल है। अब देखिए, ऊपर से देखने पर तो ये फैसला मतलब बेतुका लगता है। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ एक परीक्षा या कुछ खाली सीटों का मामला नहीं है। ये विवाद हमें भारत के सबसे जटिल और भावनात्मक मुद्दे की गहराई में ले जाता है। आरक्षण प्रणाली, रिजर्वेशन सिस्टम। हमारे पास इस विषय पर एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण है जो इस विवाद के हर पहलू को देखता है। हाँ, और आज हमारी कोशिश इसी पहेली को सुलझाने की होगी। हम ये समझेंगे कि भारत में आरक्षण का असली मकसद क्या था। उलझे हुए धागे को सुलझाना शुरू करते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये फैसला लेना ही क्यों पड़ा। हाँ, मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि कट ऑफ को 0 करना पड़ा। एग्जैक्टली। ये सवाल ही सारी कहानी की जड़ है। देखिए, हर साल हजारों पीजी मेडिकल सीटें खाली रह जाती हैं। हजारों? हाँ, हजारों। अब सवाल उठता है, क्यों? क्या हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स की कमी है? तो विश्लेषण बताता है कि ऐसा नहीं है। तो फिर वजह क्या है? असल वजह कहीं और छिपी है। ये सीटें अक्सर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जैसे अनाटॉमी या फिजियोलॉजी में या फिर दूर दराज के प्राइवेट कॉलेजों में। हाँ, जहाँ की फीस बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, मतलब ये मेरिट की कमी का मामला नहीं है, ये तो खराब प्लानिंग और गलत इंसेंटिव्स का है। बिल्कुल। कोई डॉक्टर क्यों 1 करोड़ रुपए खर्च करके ऐसी नॉन क्लिनिकल डिग्री लेना चाहेगा जिसका बाजार में कोई खास रिटर्न नहीं है? सही बात है। तो ये एक पॉलिसी फेलियर है, एक सिस्टम की नाकामी है। लेकिन इसका जो इलाज निकाला गया, यानी कट ऑफ को 0 करना, उसने एक बिल्कुल अलग और ज्यादा बड़ी बहस छेड़ दी। मतलब सरकार ने सिस्टम की नाकामी का बोझ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पर डाल दिया। एग्जैक्टली। और यहीं से ये मामला आरक्षण और मेरिट की उस पुरानी बहस से जाकर जुड़ गया जिसने दशकों से देश को बांटा हुआ है। तो इस एक फैसले को समझने के लिए हमें आरक्षण की पूरी फिलॉसफी को ही समझना होगा। इसकी नींव में कौन से विचार थे? अक्सर लोग इसे गरीबी हटाने की स्कीम समझ लेते हैं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हमारा विश्लेषण साफ करता है कि आरक्षण कोई गरीबी हटाने का कार्यक्रम या चैरिटी नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये एक संवैधानिक हथियार है जिसे इतिहास से चली आ रही ढांचागत असमानता यानी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को ठीक करने के लिए बनाया गया था। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। हमारे सोर्सेज में फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटैंटिव इक्वालिटी का फर्क बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये क्या है? इसे एक 100 मीटर की दौड़ के उदाहरण से समझते हैं। फॉर्मल इक्वालिटी कहती है कि सभी धावक एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ेंगे, सबके लिए नियम बराबर। हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत निष्पक्ष। बिल्कुल। लेकिन सब्सटैंटिव इक्वालिटी एक कदम आगे जाकर देखती है। वो ये सवाल पूछती है कि क्या सभी धावक एक ही स्थिति में हैं? क्या किसी के पैरों में 10 किलो का वजन तो नहीं बंधा हुआ? क्या कोई रात भर भूखा सोने के बाद दौड़ने आया है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी कहती है कि असली बराबरी तब होगी जब आप दौड़ शुरू होने से पहले सबके पैरों से वो वजन हटा दें। अच्छा। आरक्षण सब्सटैंटिव इक्वालिटी हासिल करने का एक जरिया है। तो इसका मकसद किसी को एक्स्ट्रा एडवांटेज देना नहीं, बल्कि उन नुकसानों को बेअसर करना है जो किसी को सिर्फ उसकी जाति या समुदाय की वजह से विरासत में मिले हैं, ताकि मुकाबला थोड़ा तो बराबर का हो सके। राइट। एग्जैक्टली। और इसीलिए इसका आधार जस्टिस है, इक्वालिटी नहीं। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। हाँ, इक्वालिटी सबको एक जैसा मानती है, चाहे उनकी परिस्थितियां कुछ भी हों। जस्टिस लोगों के साथ उनकी परिस्थितियों के हिसाब से व्यवहार करता है। तो संविधान इसे समाज बदलने के एक टूल की तरह देखता है। बिल्कुल, सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज की तरह नहीं। इसका मकसद असमानता को मैनेज करना नहीं है, बल्कि उसके साइकिल को तोड़ना है। एक और बात जो अक्सर कही जाती है कि अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न है तो उसे आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? ये भी एक अहम बिंदु है। आरक्षण व्यक्तिगत गरीबी के लिए नहीं है, बल्कि समूह आधारित सामाजिक बहिष्कार यानी ग्रुप बेस्ड सोशल एक्सक्लूजन को संबोधित करने के लिए बनाया गया था। विश्लेषण में एक बहुत गहरी बात कही गई है, गरीबी एक पीढ़ी में खत्म हो सकती है, लेकिन जाति से जुड़ा सामाजिक कलंक या सोशल स्टिग्मा वो आर्थिक तरक्की के बाद भी अक्सर बना रहता है। अच्छा, इसलिए आरक्षण का निशाना बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो सामाजिक बाधाएं हैं जो अवसरों तक पहुंचने से रोकती हैं। ओके, तो ये तो इसकी फिलॉसफी। लेकिन जब संविधान निर्माताओं ने इसे बनाया तो उनका विजन क्या था? वो असल में हासिल क्या करना चाहते थे? बिल्कुल,
और उनका विजन बहुत महत्वाकांक्षी और साफ था। विश्लेषण के मुताबिक मूल रूप से 5 बड़े लक्ष्य थे। 5 लक्ष्य। हाँ, पहला था संस्थानों पर कुछ खास समूहों का जो एकाधिकार था उसे तोड़ना। यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ये सब उस समय कुछ ही समुदायों के गढ़ थे। आरक्षण का मकसद इन एलिटिस्ट संस्थानों को डेमोक्रेटाइज करना था, सबके लिए खोलना था। एक तरह से सोशल कैपिटल की मोनोपोली को तोड़ना। बहुत सही। और इसी से जुड़ा था दूसरा लक्ष्य, प्रतिनिधित्व बनाना, हकदारी नहीं। इसमें क्या फर्क है? बहुत जरूरी फर्क है। लक्ष्य संस्थानों में अलग अलग समुदायों की उपस्थिति और भागीदारी सुनिश्चित करना था। मतलब दरवाजे खोलना। हाँ, न कि जीवन भर की निर्भरता बनाना। हमेशा के लिए किसी को कुर्सी पर बिठाना मकसद नहीं था। ये बहुत दिलचस्प है। और तीसरा लक्ष्य? तीसरा था पीढ़ियों तक सामाजिक गतिशीलता को संभव बनाना, मतलब सोशल मोबिलिटी को इनेबल करना। एक सीढ़ी की तरह। आरक्षण को एक सीढ़ी की तरह काम करना था, जिस पर चढ़कर ऊपर जाया जा सके, न कि उसी सीढ़ी से चिपके रहा जाए। और एक बार जब कोई परिवार ऊपर चढ़ जाए तो उसे दूसरों के लिए जगह बनानी थी। और सिर्फ लोगों को बदलना काफी नहीं था, संस्थानों को भी बदलना था। यही चौथा लक्ष्य था, संस्थागत संस्कृति को बदलना। वो कैसे? जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग संस्थानों में आते हैं तो वो अपने साथ नए पर्सपेक्टिव, नई संवेदनाएं लाते हैं। इससे संस्थानों के अंदर के रवैये और पावर रिलेशंस में बदलाव आता है। तो समावेशन यानी इंक्लूजन सिर्फ एक नंबर गेम नहीं है। नहीं, ये कल्चर बदलने का एक तरीका है। ये 4 लक्ष्य तो समझ आते हैं, लेकिन जो 5वां लक्ष्य था वो आज सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। और वो सबसे जरूरी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा भुला दिया गया है। 5वां लक्ष्य था कि आरक्षण को अंत में अप्रासंगिक हो जाना था। It was designed to make itself redundant. Yes, उम्मीद थी कि जैसे जैसे ढांचागत असमानता कम होगी, आरक्षण की जरूरत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो इसे एक अस्थायी स्ट्रक्चरल करेक्शन के तौर पर सोचा गया था। हाँ, एक परमानेंट फीचर की तरह नहीं। यही बात आज की बहस में सबसे ज्यादा खलती है। एक व्यवस्था जो टेम्परेरी होनी थी वो परमानेंट लगने लगी है। तो ओरिजिनल विजन और आज की जमीनी हकीकत में इतना फर्क कैसे आ गया? समय के साथ ये अपने मूल डिजाइन से काफी अलग हो गया है। जो एक टेम्पररी उपाय सोचा गया था वो एक परमानेंट गवर्नेंस आर्किटेक्चर बन गया है। इसका कोई क्लियर एग्जिट लॉजिक या सनसेट क्लॉज नहीं है। नहीं है। और इसकी एक वजह इसका राजनीतिकरण भी है। मंडल आयोग का इसमें एक बड़ा रोल माना जाता है। हाँ, 1990 के दशक में मंडल आयोग के बाद ओबीसी को शामिल करना एक बड़ा मोड़ था। इसने शिक्षा और रोजगार तक पहुंच का दायरा तो बढ़ाया, जो कि एक अच्छी बात थी। बिल्कुल, लेकिन इसने आरक्षण को एक राजनीतिक हथियार भी बना दिया। इसके बाद आरक्षण की मांगों का विस्तार होता गया और एग्जिट क्राइटेरिया यानी बाहर निकलने के नियम पर सहमति बनाना लगभग नामुमकिन हो गया। तो आज ये सिस्टम काम कैसे करता है? हमारे विश्लेषण के मुताबिक इसमें कुछ ढांचागत समस्याएं आ गई हैं, स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शंस, जो इसे इसके मूल मकसद से भटका रही हैं। हाँ, 3 बड़ी समस्याएं सामने आती है। पहली, डायनामिक रिव्यू का अभाव। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये जांचने के लिए कोई मजबूत और नियमित व्यवस्था नहीं है कि क्या कोई समूह जिसे आरक्षण मिल रहा है उसे आज भी उसकी उतनी ही जरूरत है। दूसरे शब्दों में, हम ये चेक ही नहीं कर रहे कि जिसके पैर में वजन बंधा था वो वजन अब हट गया है या नहीं। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये होता है, जिसे क्रीमी लेयर की समस्या भी कहते हैं, कि आरक्षित श्रेणियों के अंदर ही जो अपेक्षाकृत संपन्न उपसमूह है वे अधिकांश लाभ उठा ले जाते हैं और जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं वो पीछे रह जाते हैं। और दूसरी बड़ी समस्या वो है सिर्फ एंट्री पॉइंट पर फोकस। आरक्षण का सारा जोर एडमिशन और भर्ती पर है। लेकिन उसके बाद क्या? हाँ, दाखिला मिलने से पहले तैयारी में मदद, या दाखिला मिलने के बाद एकेडमिक मेंटरिंग या नतीजों का मूल्यांकन, इन पर कोई ध्यान नहीं है। तो हम असमानता को बहुत देर से संबोधित करते हैं। बहुत देर से, जब नुकसान पहले ही हो चुका होता है। ये ऐसा है जैसे किसी को दौड़ में शामिल तो कर लिया, पर उसे दौड़ने के लिए जरूरी जूते और ट्रेनिंग नहीं दी। तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी समीक्षा नहीं होती और जो सिर्फ एंट्री पॉइंट पर फोकस करता है। विश्लेषण में बताई गई तीसरी समस्या तो सीधे सीधे नीट पीजी जैसे मामलों से जुड़ती है। वो है सभी सेक्टरों में एक ही जैसा नजरिया अपनाना। आरक्षण को सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू किया जाता है, चाहे वो एक प्रशासनिक नौकरी हो या मेडिसिन जैसा हाई रिस्क प्रोफेशनल डोमेन। हाँ, ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इस बात को नजरअंदाज करती है कि अलग अलग प्रोफेशंस में स्किल गैप्स के लिए समाज की सहनशीलता भी अलग अलग होती है। मतलब आप एक क्लर्क की गलती शायद बर्दाश्त कर लें, पर एक सर्जन की गलती जानलेवा हो सकती है। यहीं पर मेरिट की वो विस्फोटक बहस शुरू होती है
ये तर्क दिया जाता है कि आरक्षण मेरिट को खत्म कर देता है। और नीट पीजी मामले में तो ये बहस अपने चरम पर पहुंच गई। देखिए, मेरिट का विचार उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। हमारे सूत्र इस बात पर जोर देते हैं कि मेरिट कोई न्यूट्रल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अक्सर अच्छी स्कूली शिक्षा, स्थिर पारिवारिक माहौल, सामाजिक आत्मविश्वास और कल्चरल कैपिटल की देन होती है। मतलब मेरिट हासिल करना भी उन लोगों के लिए ज्यादा आसान है जिनके पैरों में पैदाइशी वजन नहीं बंधा होता। ठीक यही बात। तो आरक्षण मेरिट को नष्ट नहीं करता, ये इस मिथक को उजागर करता है कि मेरिट कभी सामाजिक रूप से निष्पक्ष थी। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्पिटेंस का कोई मतलब नहीं। समस्या तब होती है जब संस्थानों में प्रवेश तो मिल जाता है, पर उसके बाद कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अच्छा। तब जो नाकामी होती है वो आरक्षण की नहीं, बल्कि बिना सिस्टमिक सुधार के आरक्षण की है। तो चलिए अब इन सभी धागों को जोड़कर वापस नीट पीजी के उस 0% वाले फैसले पर आते हैं। इन सब बातों की रोशनी में वो फैसला इतना ज्यादा समस्याग्रस्त क्यों है? इसके 3 खास कारण हैं जो इसे एक रूटीन पॉलिसी एडजस्टमेंट से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। पहला, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा कोई आम डिग्री प्रोग्राम नहीं है। यह उन विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करता है जो आगे चलकर जीवन और मृत्यु से जुड़े फैसले लेंगे। सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, यहाँ मानकों के साथ समझौता करने का मतलब है लोगों की जान के साथ खेलना। ये कोई मास एक्सेस प्रोग्राम नहीं है। नहीं, ये हाई स्किल स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है। दूसरा, क्वालिफाइंग परसेंटाइल को शून्य करने से न्यूनतम क्षमता यानी मिनिमम कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। मतलब वो छन्नी ही हटा दी, वो गेट कीपिंग मैकेनिज्म ही हटा दिया जो ये सुनिश्चित करता है कि एडवांस ट्रेनिंग में जाने वाले उम्मीदवार के पास कम से कम बेसिक एप्टीट्यूड तो है। और तीसरा कारण जो शायद सबसे अहम है, तीसरा कारण ये है कि ये बीमारी का गलत इलाज है, जैसा हमने शुरू में बात की थी। हाँ, सीटों का खाली रहना सिस्टम की दूसरी विफलताओं का नतीजा है। कॉलेजों का गलत डिस्ट्रीब्यूशन, डॉक्टरों के लिए खराब वर्किंग कंडीशंस। इस फैसले से आप सिस्टम की नाकामी का पूरा बोझ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पर डाल रहे हैं, जो कि संस्थागत रूप से आत्मघाती है। बिल्कुल। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस यानी दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं? नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले सार्वजनिक चिकित्सा संस्थानों में जनता के विश्वास का क्षरण होगा। लोगों को डर लगेगा कि उनका इलाज करने वाले डॉक्टर के पास न्यूनतम योग्यता भी है या नहीं। हाँ, दूसरा, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, वो या तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागेंगे या देश छोड़कर चले जाएंगे। टैलेंट माइग्रेशन। बिल्कुल। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं हाशिए के समुदायों के मरीजों को होगा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर सबसे ज्यादा निर्भर है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि नीट पीजी विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं है, ये भारत की आरक्षण प्रणाली के अनसुलझे विरोधाभासों का एक आईना है। हाँ, एक तरफ नेक इरादे हैं और दूसरी तरफ जमीन पर बिगड़े हुए हालात। और ये समझना जरूरी है कि आरक्षण नैतिक और संवैधानिक रूप से आज भी जायज है। बिल्कुल। इसने एलीट संस्थानों को डेमोक्रेटाइज किया है और एक नई प्रोफेशनल मिडिल क्लास बनाई है जो पहले संभव नहीं थी। लेकिन इसके डिजाइन में सुधार की जरूरत है। हाँ, विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग नीतियां और समय समय पर निष्पक्ष समीक्षा। इसके बिना ये उन्हीं संस्थानों को कमजोर करने का जोखिम उठाता है जिन्हें ये डेमोक्रेटाइज बनाने के लिए लाया गया था। तो असली सवाल अब ये नहीं है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं, वो बहस अब पुरानी हो चुकी है। असली सवाल ये है जो भारतीय शासन के भविष्य को परिभाषित करेगा कि सामाजिक न्याय को संस्थागत उत्कृष्टता यानी इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस के साथ संगत कैसे बनाया जाए। ये या वो वाली सोच से आगे बढ़ने का समय है। हाँ, अब हमें कोटा से ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग पर और रिलैक्स्ड एंट्री से ज्यादा इंटेंसिव मेंटोरिंग पर फोकस करने की जरूरत है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। हमारे विश्लेषण में कहा गया है कि आरक्षण को समाज को रीवायर करने के लिए यानी उसकी बनावट को बदलने के लिए एक उपकरण के रूप में बनाया गया था। अगर एक उपकरण जिसे अस्थायी होना था वो स्थायी हो जाए तो क्या ये समाज को उन तरीकों से बदलने का जोखिम नहीं उठाता है जिनकी इसके निर्माताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की थी? इस पर जरूर सोचिएगा।